हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं शैलेश बुरानी लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ आवर सब्जेक्ट लॉ। एंड जो टॉपिक अपना चल रहा था दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। अभी तक जो चीजें अपन ने डिस्कस करी उसका एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं, फिर अपने नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एंड सेक्शन 10 के बारे में अपन ने डिस्कस करा दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। साथ ही साथ अपन ने डिस्कस करा अबाउट क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपने लिए दैट इज रिलेटेड टू ऑफर। सर अपन ने ये ऑफर टर्म पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा हुआ है? चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको दो इक्वेशंस बताई गई थी, एक थी कॉन्ट्रैक्ट की एंड दूसरी थी एग्रीमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन में आपको दे रखा था एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एंड एग्रीमेंट के अंदर आपको बताया गया था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। उसी में से अपन जो आज डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं एंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट रिलेट्स टू ऑफर। नाउ ऑफर इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 2A, जो अपन को बताया गया है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी जब एक इंसान दूसरे को अपनी इच्छा बताता है, अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी जब एक इंसान दूसरे को अपनी इच्छा बता रहा है कोई काम करने के लिए या कोई काम से रोकने के लिए। सर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसा अपन स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे हैं। मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं मेरी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या आप खरीदना चाहते हो? यानी कोई काम करना, टू डू। अब एग्जाम्पल लेते हैं एब्सटेनेंस का। एब्सटेनेंस का मतलब हो जाता है कोई काम से रोकना। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया एंड आपको पता है आपकी गलती है, उस सिचुएशन में जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ वो आपके ऊपर केस करना चाहता है। आपने उसको रिक्वेस्ट करी कि आपका जो भी नुकसान हुआ गाड़ी का उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, आप केस मत करना। दैट इज एब्सटेनेंस, यानी किसी को कोई काम करने से रोकना। अब ये सिर्फ सिविल केसेस में एप्लीकेबल है, क्रिमिनल में ये चीज आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी ने आपका मर्डर होते हुए या किसी ने आपको मर्डर करते हुए देख लिया एंड आप उसको ऑफर दे रहे हो, आप पुलिस को कंप्लेन मत करना, जो भी पैसा है मैं आपको दे दूंगा। दैट इज नॉट लीगली अलाउड। ये सिर्फ सिविल केसेस में अलाउड किया जाता है, ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है। सो ऑफर का मतलब जब आपने अपनी इच्छा बताई दूसरे इंसान को कोई काम करने के लिए या कोई काम से रोकने के लिए, किस इंटेंशन के साथ? ताकि सामने वाली पार्टी उस पर जवाब दे। दैट इज एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल। आपका इंटेंशन सामने वाली पार्टी से जवाब लेने का था, तभी वो ऑफर माना जाएगा। अब जैसा अपन ने एसेंशियल्स के अंदर भी पढ़ा था, 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफर देने वाली, दूसरी पार्टी जिसको ऑफर दिया जाता है या जो एक्सेप्टेंस देगा। ऑफर जो इंसान दे रहा है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज ऑफरर या प्रॉमिसर, एंड जिसको ऑफर दिया जाता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज ऑफरी और प्रॉमिसी। पढ़ते हैं इसके बारे में। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। यानी जिसको आप ऑफर देते हो वो ऑफरी हो जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपके लिए बन जाता है प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो जाता है? The person to whom the offer is made signifies his assent thereto. The offer is said to be accepted. सर मतलब
मतलब ये कि मैंने अगर आपको ऑफर दिया है एंड अगर आप हां कर देते हैं तो द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सेकेंड एसेंशियल पढ़ते हैं, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी कोई एक्ट होना चाहिए या उसका एब्सटेनेंस, दोनों का एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया है। गाड़ी बेचना या एक्सीडेंट हुआ केस नहीं करना, ये दोनों ही चीजें ऑफर के अंदर इंक्लूड की जाएगी। अब इसके अंदर ये आ जाता है आपकी इच्छा होनी चाहिए वो चीज करने की या ना करने की, एंड आपका इंटेंशन साथ ही साथ जवाब लेने का सामने वाली पार्टी से होना चाहिए। Next, the willingness must be expressed with a view to obtain assent of the other party to whom the offer is made। यानी जवाब लेने के लिए, जैसा अपन ने डिस्कस करा, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन बताकर आगे चल दिए, दैट इज नॉट काउंटेड एज ऑफर, दैट इज जस्ट अ मेयर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर टेलिंग टू अ अदर पर्सन। सो आपका इंटेंशन वापस जवाब लेने का भी होना चाहिए, तभी वो ऑफर माना जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव का, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs इन एन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। सो द केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी, व्हेन ए आस्क बी आफ्टर द कार मीट्स एन एक्सीडेंट with B scooter not to go to the court and he will pay the repair charges to B, the damage to B scooter, it is an act of not doing or abstinence। जैसा अपन ने डिस्कस करा, कोई काम करना, कोई काम से रोकना। तो ये 4 एसेंशियल्स अभी तक डेफिनेशंस के अंदर से अपन ने निकाले। बेसिकली डेफिनेशन ही थी जिसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया अपन ने। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अपने लिए काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर के अंदर क्लासिफिकेशन जो मेजर दे रखा है आपको, दैट इज ये सारी सिचुएशंस जो अपने 5 काइंड्स ऑफ ऑफर हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला इज योर जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब ये हो जाता है सिंपल सेंस में, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज नॉट टू अ स्पेसिफिक पर्सन इज नोन एज जनरल ऑफर। यानी जो केस लॉ है उसी को अपन लेते हुए चलते हैं। केस लॉ है अपना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। सिंपल लैंग्वेज में अपन केस को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, जिन्होंने एक दवाई बनाई एंड उन्होंने ऐसा क्लेम करा अपने एड के अंदर कि हमारी ये दवाई जैसा हमने डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से अगर कोई ये दवाई कंज्यूम कर लेता है उसको जीवन में कभी भी इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी, एंड अगर होती है तो हम ये पर्टिकुलर अमाउंट एज ए रिवॉर्ड उस पर्टिकुलर पर्सन को देंगे। अब कार्लिल नाम की एक लेडी ने ये दवाई परचेज करी, एज पर डायरेक्शंस कंज्यूम भी करी, एंड स्टिल उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। वो गई कंपनी के पास कि मुझे जो आपने रिवॉर्ड अनाउंस करा है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी दवाई कंज्यूम करी एंड आपका क्लेम था इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, बट फिर भी मुझे हुआ है, तो जो रिवॉर्ड आपने अनाउंस करा वो मुझे दे दीजिए। कंपनी ने जवाब दिया, हमने बोला था कोई भी इसको कंज्यूम करेगा, हमने आपको थोड़ी ना बोला था। ये डिस्प्यूट किया कोर्ट में एंड कोर्ट ने डिसीजन किया कोई भी में ये भी शामिल है, दैट इज इट इज जनरल ऑफर दैट यू मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। यानी आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया या इस तरीके का कोई भी ऑफर दे दिया जिसमें आप पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहे हो कि हम ये खरीदना चाहते हैं, कौन इंटरेस्टेड है, अपना ऑफर दे दे, दैट इज ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर। बट बेसिकली अपन ने क्या करा, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, कोई भी खरीदना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करे, दैट इज जनरल ऑफर। यानी इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, उसमें से कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कब तक एक्सेप्ट कर सकता है? जब तक वो ऑफर लैप्स नहीं हो जाता। मान लो आपने 1 महीने का टाइम पीरियड उसमें डाल दिया, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या जब तक कोई कंडीशन ऑफर एक्सेप्ट करने की पूरी नहीं हो जाती, यानी बेसिकली ऑफर खत्म ना हो उससे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर जनरल ऑफर। सेकेंड पॉइंट जो अपन को बताया जाएगा दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ये हो जाता है मैंने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके आपको ऑफर दिया है, यानी टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज आपका स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर टू अ
स्पेसिफिक और असर्टेन या आइडेंटिफाइड पर्सन। जनरल ऑफर का केस लॉ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, ये अपन को याद रखना है। अब इन दोनों को पढ़ते हैं, फिर आगे वाले ऑफर्स की तरफ बढ़ते हैं। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। In terms of section 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted, यानी कंपनी ने ऑफर ही बंद कर दिया, और withdrawn. It can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. अब केस लॉ आपको बता दिया, वो सेम यहां पर दे रखा है, आप रीडिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपने लिए स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। When the offer is made to a specific or a ascertained person, यानी एक स्पेशल पर्सन नाम लेकर आइडेंटिफाई कर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर माना जाएगा। थर्ड पॉइंट जो अपन को बताया गया है, अरे इसको कंटिन्यू करते हैं। इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड, यानी जिसको ऑफर दिया सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। वहीं जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो ऑफर किसको दिया गया है? टू पब्लिक एट लार्ज। नेक्स्ट जो अपना ऑफर हो जाता है दैट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब अपने लिए हो जाता है, थोड़ा अगर इसको अपन को समझना है तो प्रैक्टिकलिटी को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ ऑफर आज की तारीख में वैलिड नहीं है। इस ऑफर का मतलब क्या हो जाता है, अपन सिंपल सेंस में समझते हैं। मैंने यानी ए ने बी को एक ऑफर भेजा कि मैं मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो? लेटर के थ्रू मैंने भेजा। सेम टाइम बी के भी दिमाग में आया कि मुझे ए से गाड़ी खरीदनी चाहिए एंड 2 लाख रुपए में ही खरीदनी चाहिए। सो बी ने भी एक लेटर पोस्ट करा क्लेमिंग दैट कि मैं आपसे गाड़ी खरीदना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या आप बेचना चाहते हो? दैट इज 2 persons आर मेकिंग आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, यानी दोनों को नहीं पता कि ऑफर भेजे गए हैं, बट दोनों ने कुदरती सिमिलर ऑफर भेजा है। दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर। पढ़ते हैं। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offer are called as cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by one person cannot be construed as acceptance of the another's offer. यानी although similar offer दिया but acceptance अभी तक नहीं हुआ, आप दोनों ने क्या दिया एक दूसरे को? क्रॉस ऑफर यानी सिमिलर ऑफर। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एट 2 lakhs फ्रॉम ए, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज वेल एज बी इज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए। अभी तक दोनों के पास लेटर पहुंचा नहीं है, दोनों ने लेटर भेजा है, तो दोनों की तरफ से ऑफर ही गया है, एक्सेप्टेंस अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। ये हो जाता है अपने लिए क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट अपने लिए आ जाता है दैट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को सिंपल भाषा में समझने के लिए दैट इज बार्गेन। बार्गेन क्या होता है सर? जो मोस्टली लड़कियां अपन जाते हैं शोरूम पे या कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन गर्ल शॉपिंग इज बार्गेनिंग। क्या हुआ सर? ये आप गए दुकान पे, आपको एक चीज पसंद आई, आपने उसकी प्राइस पूछी, सामने वाले ने कहा 1000 रुपए, आपने कहा नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इसके 500 ही दूंगा या दूंगी। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब ये हो जाता है आप एक्सेप्टेंस तो दे रहे हो बट दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, यानी खरीद तो लूंगा बट कितने में? 500 में। अब अगर अपन समझे टेक्निकली तो पार्टीज का रोल यहां पर चेंज हो गया। कैसे? दुकानदार ने आपको बोला वो 1000 रुपए में बेचना चाहता है, वो क्या हुआ? ऑफरर। आप क्या हुए?
ऑफरी। अब आपने दुकानदार को बोला कि आप तो 500 रुपए में खरीदना चाहते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं देंगे, तो अब आप हो गए ऑफरर एंड वो हो गया ऑफरी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, दैट इज नोन एज काउंटर ऑफर। अब इसमें ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया यानी खत्म हो गया। अब डिस्कशन किस पे चलेगा, 500 पे। मैंने बोला नहीं 500 नहीं, मैं तो 700 में बेचूंगा, तो अब डिस्कशन चलेगा 700 पे। सो दैट इज नोन एज योर काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी खरीदते लेंगे बट हम इतने पैसे में ही खरीदेंगे, ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन। दुकानदार ने 1000 रुपए बोला, आपने 500 बोला, सो दैट इज योर मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर रिजेक्ट्स टू द amounts to rejection of the original offer, it is also called as conditional acceptance. एग्जाम्पल यहां पर अपन पढ़ सकते हैं, 10 लाख का ऑफर दिया, उसने कहा खरीद तो लूंगा बट मैं 8 लाख में खरीदूंगा, दैट इज नोन एज योर काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग। लास्ट काइंड ऑफ ऑफर जो अपने लिए आ जाता है, दैट इज स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में काफी गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह निकलते हैं कि हम ये चीज प्रोक्योर यानी परचेज करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं 1 महीने के अंदर अपनी बिड सबमिट कर दे। या आपने सेल देखी होगी शोरूम्स में, वहां पर लिखा हुआ होता है वैलिड टिल एंड डेट एक लिखी हुई होती है कि ये सेल इतना % डिस्काउंट वैलिड कब तक है, इस तारीख तक है, दैट इज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ऑफर आपके लिए ओपन है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। An offer which is allowed to remain open for a acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders are invited for supply of goods is a kind of standing offer. अब अगर अपन 5 कैटेगरी ऑफ ऑफर डिस्कस करें, जनरल ऑफर सिंपल सेंस में, मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर टू अ स्पेशल और असर्टेन्ड पर्सन को आपने ऑफर दिया, क्रॉस ऑफर, सिमिलर ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, यानी आपको दूसरे के ऑफर का नहीं पता, काउंटर ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, बेसिक समझने के लिए, बार्गेनिंग, स्टैंडिंग ऑफर जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, दैट पर्टिकुलर थिंग और ऑफर इज नोन एज योर स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट आपको बताया गया है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। असेंशियल्स के अंदर सबसे पहला आ जाता है इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ये अपन ने पढ़ा था कहां पर सर, असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी। इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। एग्जाम्पल अपन ने लिया, आपने अपने दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करा, उसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है, उसमें आपका इंटेंशन सोशल या डोमेस्टिक अरेंजमेंट का है, तो वो वैलिड ऑफर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ऑफर मस्ट be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not intended so. Same birthday party वाला example अपन ने लिया। सेकेंड पॉइंट भी अपना पढ़ा हुआ है, दैट इज इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। एग्जाम्पल अपन ने लिया था ऑयल सप्लाई करने का, तो उसमें ऑयल कौन सा उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर अपन ने कैटेगरी ऑफ ऑयल मेंशन नहीं करा तो भी वो वैलिड ऑफर नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। पढ़ते हैं, if the terms of offer are vague, confusing or indefinite, its acceptance cannot create any contractual relationship. तीसरा, it must be communicated to the offeree, यानी जिसको ऑफर दिया जा रहा है, जिससे एक्सेप्टेंस लेनी है, उसके पास ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास ऑफर की नॉलेज नहीं है तो वो वैलिड ऑफर भी नहीं है, एंड जब तक ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता। केस लॉ अपने लिए यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त।
क्या बताया गया इस केस में? गौरीदत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू. ही देन अनाउंस्ड, जब वो ढूंढने चला गया नेफ्यू को उसके, ही देन अनाउंस्ड that anybody who traced his nephew would be entitled to certain reward. यानी ये क्या हो गया आपके लिए? जनरल ऑफर, कि कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर आ गया उसको मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट इनाम के तौर पे दूंगा. नौकर पहले ढूंढने चला गया, उसके बाद ऑफर का अनाउंसमेंट हुआ. आगे बढ़ते हैं. एल, दैट इज लालमन, ट्रेस्ड the boy in ignorance of his announcement. Subsequently, when he came to know about the reward, he claimed it, held he was not entitled to the reward as he did not know the offer. यानी ढूंढ के तो वही लाया, बाद में उसको पता चला कि ऐसा कोई रिवॉर्ड भी अनाउंस था, तो मालिक के पास गया कि ढूंढ के मैं लाया, आपने रिवॉर्ड अनाउंस करा था, मुझे रिवॉर्ड दे दो. बाद में ये केस लॉ जो बना अपना, दैट इज उसमें ये डिसीजन आया कि जब आपको ऑफर का पता ही नहीं था, आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो आप एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते, यानी जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो आप रिवॉर्ड भी क्लेम नहीं कर सकते. तो यहां हो गया आपके लिए नुकसान. नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द अदर पार्टी. यानी सामने वाली पार्टी का जवाब लेने का इंटेंशन से अगर आपने उसको कुछ बताया है तभी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा. अगर आप सिर्फ बोलकर आगे चले गए, दैट इज नॉट क्वालिफाइड एज अ ऑफर. Offer must be made with a view to obtaining the assent of the other party addressed and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer. यानी मैंने बोला कि मैं सोच रहा हूं मेरी गाड़ी बेचूं, तो उसमें सिर्फ मैं अपनी इच्छा बता रहा हूं, अपना इंटेंशन बता रहा हूं, बट मेरा इंटेंशन कहीं पे भी उसका जवाब लेने का नहीं है, तो वो वैलिड ऑफर भी नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट अपने लिए आ जाता है, इट मे बी कंडीशनल. एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर. यानी मैं कुछ भी कंडीशन डाल सकता हूं, जैसे मैंने बोला कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको मुझे सारा का सारा पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश में कुछ भी नहीं लूंगा. दैट इज कंडीशनल. ऑफर भी एक वैलिड ऑफर है, ऑफरर चाहे वैसी कंडीशन इंपोज कर सकता है. नेक्स्ट, ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. यानी मैंने आपको बोला कि मैं गाड़ी या मैं आपको फोन, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया, मैं आपको फोन बेचना चाहता हूं, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा आप उस चीज को खरीदना चाहते हो. ऐसी चीजें आप नहीं इंक्लूड कर सकते ऑफर के अंदर, कि एक कंडीशन डाल दी कि ये कंडीशन अगर आपने पूरी नहीं करी तो मैं मान लूंगा आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया. ऐसी सारी चीजें वैलिड ऑफर के अंदर आप नहीं डाल सकते. पढ़ते हैं. Thus one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. जैसा अपन ने यहाँ पर डिस्कस करा, A proposes to B to purchase his Android phone for 5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that he has accepted the proposal. This would not result into contract. Next, it may be specific or general, यानी public at large और to a specific person. दोनों में से कुछ भी तरीके का ऑफर हो सकता है, अपन ऊपर पढ़ के आए हैं. नेक्स्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस का मतलब हो जाता है ओरल रिटन, इम्प्लाइड का मतलब हो जाता है बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स अपन ने ऑफर के अंदर डिस्कस करे. और भी एक दो पॉइंट्स है, दैट इज रिलेटेड टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर एंड और कुछ टर्म्स सिमिलर, बट वो अभी के लिए इस लेक्चर के अंदर अभी अपन नहीं पढ़ेंगे. इस लेक्चर के अंदर अभी अपन ने क्या पढ़ा एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड ऑफ करते हैं अपन. सबसे पहली चीज अपन ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2A के अंदर. फिर उस डेफिनेशन को अपन ने पार्ट्स में डिवाइड करके ऊपर के एसेंशियल्स डिस्कस करे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने पढ़ी, दैट वाज टाइप्स ऑफ ऑफर, जिसके अंदर जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंडिंग ऑफर अपन ने पढ़ा. साथ ही साथ अपन ने और कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स पढ़े रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर, यानी ऑफर वैलिड कब माना जाएगा, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, वो सारी चीजें अपन ने यहां पर पढ़ी.
नेक्स्ट टॉपिक जो अपन कंटिन्यू करेंगे दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, एंड उसके बाद एक्सेप्टेंस की कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे. सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड अच्छे से इन सारी चीजों को याद करना टुगेदर विद द केस लॉ. दो केस लॉ आज अपन ने पढ़े. एक जनरल ऑफर के केस में दैट इज आपका आ जाता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, एंड सेकंड इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिसमें गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला वाला केस अपन ने पढ़ा है. ये दो केस लॉ, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री अपने दिमाग में इंप्रिंटेड होनी चाहिए ताकि कंसेप्ट अपन को अच्छे से समझ में आए. ठीक है सर, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर. टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.